हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और अपन लास्ट मेल का आज दूसरा टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो जेईमेन 2025 को अभी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। लास्ट टाइम पे जो 25 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज है, डेली हम 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे 5 दिन तक। बिल्कुल एज इट इज जेई मेन पैटर्न्स पे होंगे। जेई मेन के पैटर्न से थोड़े अच्छे ही होंगे, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल से पे तो नहीं है, थोड़े से अच्छे ही होंगे, उससे कम लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये 25 क्वेश्चन तुम डेली के कर रहे हो तो तुम्हारी पूरी फिजिक्स डेली के डेली रिवाइज होती जाएगी 5 दिन तक। और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड जो कि बार बार रिपीटेड कंसेप्ट पे हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर तुमने अभी अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो एक टेस्ट अपना ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वहाँ पे जाकर भी तुम देख सकते हो, चैनल को विजिट करोगे तुम्हें दिख जाएगा। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना जरूरी है। सबको बेनिफिट मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फाइनल राउंड है, अभी 5 दिन है अपने पास। ये सेकंड टेस्ट है, इसकी पीडीएफ तुम्हें ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। एक दिन पहले जो तुम डिस्कस करके उसको प्रैक्टिस करके आते हो, उसके सोल्यूशन और जो आंसर किए वो अभी तुम्हें फिलहाल इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही हो, लेक्चर्स में पसंद आ रहे हो, टेस्ट सीरीज तुम्हें पसंद आ रही तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें सारी क्लासेस की पीडीएफ और ये जो सोल्यूशन डिस्कस होगा इसका भी पीडीएफ तुम्हें इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल वगैरह सारे ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगी। अपना डाउट ग्रुप है, एक डाउट ग्रुप माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, जिसके अंदर पर अपन 24/7 बच्चे आपस में डाउट डिस्कस करते हैं और मैं भी लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ बच्चों के साथ में। और अपने बच्चे डाउट मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लेते हैं जो भी उनको डाउट होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो या तो तुम इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पीडीएफ मिलेगी, उसमें इस पर क्लिक करोगे तो भी तुम्हें वो लिंक खुल जाएगी टेलीग्राम डाउट ग्रुप की, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपन स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड इट फॉलोज द ट्रेजेक्टरी। ये बोल रहा है कि ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है y = x - x² / 2। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये बोला देन द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है ना। 2u/g यानी कि वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन, u होगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, जिसको 2u sin θ/g से भी लिख देते हो। तो u sin θ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। तो y = x - x² / 2 है। तो यहाँ पर g बोल रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g ले रखा है। अब कंपेयर करना हो टाइम ऑफ फ्लाइट में u और g की वैल्यू, मतलब u की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखनी है हमें इस इक्वेशन से और फिर कैलकुलेट करना है। तो y = इसको x कॉमन ले लो, देखो यहाँ से, तो ये बन जाएगा 1 - x/2। और इसको कंपेयर किया जा सकता है y = x tan θ इंटू 1 - x/r से। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो tan θ तुम्हारा 1 बनेगा और रेंज तुम्हारी 2 मीटर बनेगी। तो रेंज इसकी 2 मीटर है, tan θ 1 है, यानी कि थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है। थीटा 45 डिग्री होने का मतलब कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है उसका ux और uy कॉम्पोनेंट दोनों बराबर है। समझ में आ गई बात? यानी कि ux एंड uy आर इक्वल। समझ में आ गई बात? रेंज 2 मीटर, ये मान लो ये एंगल 45 डिग्री है। रेंज जो बनता है वो 2ux uy/g से लिख सकते हो उसको। रेंज को 2ux uy/g से लिख सकते हो और ux और uy दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर ux और uy लिखूंगा तो रेंज को 2uy² रेंज का जो फॉर्मूला होता है 2u² sin θ cos θ/g को 2ux uy/g ऐसा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है, तो 2 से 2 कट जाएगा। uy की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी √g। वाई डायरेक्शन में जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो uy/g है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो तुम्हारा बनेगा 2u/g 2/g टाइम्स, और uy को √g से लिख देंगे। तो ये कट जाएगा तो नीचे पावर 1/2 बच जाएगी और ये 2/√g, ये तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा 2/√g। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है कि ए बॉल ऑफ मास m and डेंसिटी ρ इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 ρ एट ए डेप्थ h एंड रिलीज्ड टू व्हाट हाइट विल दैट बॉल जंप अप अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की ये कंटेनर है, मान लो ये लिक्विड का कंटेनर है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है और ये बॉल है तुम्हारी। ये बॉल ऑलरेडी कितनी डूबी हुई है इसके अंदर? h डेप्थ डूबी हुई है। और ये मान लो यहाँ पे ये बॉल ऊपर जब राइज करेगी तो इसकी बायंड फोर्स पर लगेगा, और क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा है तो बायंड फोर्स ज़्यादा रहेगा। डेंसिटी लिक्विड की 3 टाइम्स है बॉल की डेंसिटी से, तो ऊपर की तरफ जो बायंड फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगी। यहाँ पर आते से मान लो वेलोसिटी भी होगी, अब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी और यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगी। तो ये कुछ यहाँ पर होगा, ये मान लो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट होगी और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो चुकी होगी।
तो या तो इसको मैं दो स्टेप में सोल्व करूँ, हमसे यही पूछा गया टू व्हाट हाइट विल बी बॉल जंप अबव द सरफेस, यहाँ से कितनी हाइट पर, ये मान लो वाई हाइट पर गई है यहाँ से, तो हमें वाई निकालना है कि वाई हाइट कितना है। दो स्टेप में करूँ, या तो यहाँ से यहाँ तक मैं फोर्स एफ इक्वल टाइम में लगा करके यहाँ पे स्पीड निकालूँ, फिर यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन में 2g h मैक्स का फॉर्मूला लगाऊँ, या फिर सीधा ही इनिशियल ए से इनिशियल बी पोजीशन, इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट तक मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल। ये क्या बन जाएगा, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक बाइंड फोर्स लग रहा था और फिर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ mg लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक में देखो पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक बाइंड फोर्स और mg दोनों लग रहे थे और उसके बाद सिर्फ mg लग रहा है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक mg तो लगातार लग रहा था और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। ऊपर की तरफ यहाँ पर बाइंड फोर्स लगेगा, लेकिन वो लगेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहली बात तो अगर मैं mg की बात करूँ तो mg तुम्हारा बनेगा रो vg, रो इसकी डेंसिटी, वी इसका वॉल्यूम इंटू जी। बाइंड फोर्स जो लगेगा वो रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो ऑफ लिक्विड 3 रो है इंटू वी इंटू जी। अब ये रो वी जी अगर mg है तो ये 3mg बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? बाइंड फोर्स क्योंकि डेंसिटी 3 टाइम्स है लिक्विड की, तो रो वी जी में रो वी जी तो 3 रो वी जी उसका बाइंड फोर्स होगा, रो वी जी mg है तुम्हारा, तो 3 टाइम्स mg के बराबर उसका बाइंड फोर्स लगेगा। अब मैं वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज में वर्क डन बाई बाइंड फोर्स प्लस वर्क डन बाई mg इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली लिख देता हूँ। बाइंड फोर्स का वर्क डन तो होगा उसका फोर्स 3mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना h, बाइंड फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगा 3mg लगा और h डिस्प्लेसमेंट किया उसने, तो 3mg इंटू h उसका वर्क डन हो गया। mg की बात करूँ तो mg नीचे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा y प्लस h प्लस y, टोटल y मैक्सिमम हाइट है तो h प्लस y तक, mg तो कांस्टेंट लग रहा था, तो mg का वर्क डन माइनस का mg इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y प्लस h, हमें y निकालना है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल भी 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर भी स्पीड 0 और जहाँ से चला था वहाँ पर भी स्पीड 0। अब यहाँ से देखूंगा तो देखो mg से mg तो कट जाएगा, उधर 0 में चला जाएगा कॉमन आकर के, ये 3h माइनस वाई माइनस एच विल बी इक्वल टू 0, तो ये 2h इक्वल टू वाई और h y विल बी 2h, तो y आ गया 2h सिंपल, y 2h कहाँ पे, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोला कि फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स इन फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ y विल बी। इस गेट के अंदर ये कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसके अंदर y पूछा, y के लिए इनपुट दे रखा है क्या, इनपुट 0 और 1 दे रखा है ना, यहाँ पर इनपुट 0 बनता है और यहाँ पर इनपुट 1 बनता है, और फिर पूछा कि आउटपुट y क्या होगा, कि वो 0 और 1 पे डिपेंड करेगा, फिर कुछ भी हो सकता है कहीं, है ना। तो देखो क्योंकि इनपुट फिक्स है और गेट्स फिक्स हैं तो आउटपुट फिक्स ही आएगा, ठीक है ना, वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर सकता, सी तो नहीं होगा। अब वो देखते हैं कितना बनेगा। यहाँ से देखो यहाँ पर इनपुट 1 गया तो ये तो नॉट गेट है, नॉट गेट यानी कि इसको 0 बना देगा, तो ये 0 यहाँ पर 0 गया, 0 यहाँ पर गया, 0 यहाँ पर जाएगा तो नॉट गेट से 0 पास करेगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 इनपुट में जाएगा। साथ में यहाँ पर अगर ये 0 गया था तो 0 इंटू 0, ये एंड गेट है तो 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई कर देगा, उसका बार लगा देगा, तो 0 इंटू 0 का बार यानी कि 1, यहाँ पर आउटपुट में आएगा 1, यहाँ पर आउटपुट में 1 आया तो ये 1 इधर चल के जाएगा, 1 इधर चल के जाएगा, और ये यहाँ पर ये 1 गया, साथ में ये 0 आया तो यहाँ पर 0 गया और 1 गया, और एंड गेट फिर से 0 इंटू 1 करेगा और उसका बार लगाएगा, तो 0 इंटू 1 0, 0 का बार फिर से 1, तो यहाँ से आउटपुट 1 आया, फिर से 1 आया, 1 आया और यहाँ पर चला गया 1, है ना। हमें 1 स्टेप बाय स्टेप की कहाँ पे कौन सा आउटपुट निकल के जा रहा है वो कैलकुलेट करते रहना। फिर से ये एंड गेट है, एंड गेट के ऊपर बार लगा, नैंड गेट एक तरीके से, तो एंड गेट फिर से मल्टीप्लाई कर देगा, तो लेकिन यहाँ पे आया क्या है 1 और 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देगा तो 1 ही बनेगा, और 1 का बार, तो ये इसको 1 इंटू 1 का बार लिखेंगे, तो ये 1 का बार यानी कि 0, तो आउटपुट क्या बन जाएगा 0, फिक्स है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात, आउटपुट विल बी 0, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ बोल रहा है कि द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज अटैच्ड टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग कांस्टेंट के, द पेंडुलम विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड t, तो टाइम पीरियड निकालना है इसका। ग्रेविटी भी है और स्प्रिंग भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि देखो यहाँ से इस पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया गया, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशंस मानने तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो देंगे वो छोटा देंगे, तो ये एंगल थीटा और थीटा वेरी स्मॉल होगा। अब उसकी वजह से देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा x, इसको आर्क लेंथ मान सकता हूँ, क्योंकि ये जो आर्क होगा वो नियरली स्ट्रेट ही होगा, तो ये जो x बनेगा इस x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x को l इंटू थीटा, आर्क लेंथ इंटू रेडियस इंटू थीटा, आर्क लेंथ बन जाएगा x l इंटू थीटा, जो कि किसमें होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो स्प्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग फोर्स आएगा इस पर देखो 2 फोर्स लगेंगे, एक तो इधर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स और एक नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा तो क्योंकि ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल थीटा ही बनेगा, तो mg का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा
समझ में आ रही बात। एम जी का जो इधर की तरफ कॉम्पोनेंट आएगा वो क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ एस का भी इधर कॉम्पोनेंट आएगा। अब देखो वर्टिकल लाइन थी, इसके स्ट्रिंग के साथ इसके साथ एंगल थीटा था यहाँ पर, तो ये भी एंगल थीटा था, तो एम जी साइन थीटा इधर कॉम्पोनेंट आ गया वर्टिकल लाइन में। और ये टेंजेंशियल लाइन है इसकी आर्क की, और ये रेडियल लाइन है, ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो ये 90 माइनस थीटा। और ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री पर है, इसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा सिंपल तरीके से ये थीटा। समझ में आ गई बात। अब इधर की तरफ जो फोर्स बनेगा एफ का कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। समझ में आ गई बात। अब टेंजेंशियल फोर्स आ गया, टेंजेंशियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली जो होगी ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये आर परपेंडिकुलर जो कि एल के बराबर होगा तुम्हारे पास में। तो अब इस पे टॉर्क लगा देंगे, टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आ जाएगा तुम्हारे थीटा के अपोजिट में है, तो इसको माइनस में लिख देते हैं। माइनस में फोर्स कितना लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा, नीचे लिख लेते हैं इसको इधर की तरफ। टॉर्क माइनस एम जी साइन थीटा, सॉरी माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस कोस थीटा, ये तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि थीटा स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को तो नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है, और कोस थीटा को नियरली इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है, और एक्स को एल इंटू थीटा। एफ जो लगेगा एफ एस वो के इंटू एक्स के बराबर लगेगा, जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसमें कंप्रेशन अगर एक्स आया, तो कंप्रेशन आया था इसलिए दूर की तरफ धक्का दे रहा था, तो जो टॉर्क बनेगा उसको आई इंटू अल्फा के बराबर लिख सकता हूँ, और वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का यहाँ पर एम जी इंटू थीटा प्लस एफ एस जो बनेगा एफ एस, ये क्या बन जाएगा स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स इंटू थीटा और इंटू में एल। अब ये बन जाएगा आई को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट पार्टिकल है और एल डिस्टेंस पर है इस पॉइंट के आउट, हिंज पॉइंट के आउट, तो आई बन जाएगा एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ये एम जी इंटू थीटा प्लस के इंटू एक्स को एल इंटू सॉरी कोस थीटा तो 1 बन गया था ना, इस यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, अब एक्स को एल इंटू थीटा लिख देंगे, तो एक्स को एल इंटू थीटा इंटू एल ये बन जाएगा। अब एक एल से देखो एक एल कट गया, अब अल्फा बन जाएगा, तो एम इंटू एल को उधर डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का एम से, तो एम कट गया, माइनस ऑफ जी बाई एल इंटू थीटा प्लस और एक एल से एक एल और कट जाएगा, के बाई एम बन जाएगा इंटू थीटा, थीटा को मना जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल प्लस के बाई एम इंटू थीटा ये बन जाएगा। और इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा से, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल प्लस के बाई एम, तो टाइम पीरियड जो बन जाएगा वो 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन में ओमेगा मीन इसको रिवर्स हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में ये जी बाई एल प्लस के बाई एम, ये आंसर बन जाएगा टाइम पीरियड का। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल प्लस के बाई एम, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स बिटवीन द एंड्स ए एंड बी ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमीटर ए बी इनसाइड द ए स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एट एन इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज के। इस इंस्टेंट पर बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की वो के है। देखो इसमें समय हमें फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें इस पेपर को सोल्व करने में डिस्कस करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, कुछ बीच बीच में और भी चीज़ें बताता रहता हूँ, इस वजह से। अदरवाइज अगर तुम ये सारी चीज़ें सीख लोगे, इस क्वेश्चन को तुम दोबारा से अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें 1 घंटे से कम ही लगेगा। समझ में आ रही बात। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन अच्छे हैं, जी मेंस के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक बार सीख लोगे तो फिर तुम्हें उस चीज़ में टाइम नहीं लगेगा, और यही चीज़ें तुम्हें बेटर बनाएंगी एग्जाम के अंदर, कि तुम्हें नई नई चीज़ें करके जा चुके होगे, प्रैक्टिस होगी तुम्हें उन चीज़ों की, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, फिलहाल ये स्पीड v से चल रहा होगा, ये स्पीड v से चल रहा होगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर k है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये एंगल थीटा घूम के आ चुका है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये जो हाइट h, मान लो ये h हाइट गिर चुका है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो इसका जो h हाइट नीचे गिरा है, तो ये mgh जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी k के बराबर होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर के बराबर होगा। h को क्या लिख सकते हैं, r का साइन थीटा इज इक्वल टू h, क्योंकि ये अगर ये एंगल थीटा ये आर है, तो आर का कोस थीटा तो ये बन जाएगा, आर का साइन थीटा ये वाली साइड बन जाएगी जो कि एच है, तो आर साइन थीटा एच के बराबर है। तो इसको हम लिख दें एम जी, एच की जगह आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू के और विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, ये 2 चीज़ें हैं। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और बाहर की तरफ एम जी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, एम जी का, क्योंकि वर्टिकल के साथ में ये एंगल कितना है, अच्छा वर्टिकल के साथ में ये एंगल थीटा थी, 90 माइनस थीटा थी, 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल थीटा होगा। तो एम जी को उधर कॉम्पोनेंट,
नीचे की तरफ उस पर एम जी लगेगा तो इधर एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट आएगा, हाँ एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट आएगा। अब देखो सेंटर की तरफ इसमें पूछा क्या है, तो फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन द शेल, शेल और पार्टिकल के बीच का फोर्स जो कि नॉर्मल है, तो हमें नॉर्मल कैलकुलेट करके बताना है कि नॉर्मल कितना होगा। समझ में आ गई बात। नॉर्मल कैलकुलेट करके बताना, तो सेंटर की तरफ से फोर्स लगा देंगे, नॉर्मल माइनस बाहर की तरफ एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गई बात। अब इस इक्वेशन से नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, लेकिन हमें बतानी किसके फॉर्मेट में, काइनेटिक एनर्जी की और आर के फॉर्मेट में। तो हम ये जो वैल्यूज हैं इन सबको के और आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ से देखो जो एम जी इंटू साइन थीटा है, यहाँ से अगर मैं देखूंगा, यहाँ से एम जी इंटू साइन थीटा है उसको के बाई आर लिख सकता हूँ सबसे पहली बात तो। साथ में ये जो के है वो एम वी स्क्वायर बाई टू भी है, तो एम वी स्क्वायर को टू के भी लिख सकता हूँ और उसको यहाँ पर रख सकता हूँ फिर मैं। तो n की वैल्यू n माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा को के बाई आर लिखा जा सकता है, इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर को टू के डिवाइड बाई आर भी लिखा जा सकता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बाई आर प्लस टू के बाई आर, यानी कि 3k अपॉन में आर। ये नॉर्मल लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी और रेडियस के फॉर्मेट में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 बोल रहा है कि कंडक्टिंग रॉड ए बी मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द एक्स वाई प्लेन, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन एग्जिस्ट थ्रूआउट द रीजन, ए फोर्स एफ एक्स परपेंडिकुलर टू द रोड सो दैट द रोड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। ये जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, वी कांस्टेंट है। अगर वी कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड जो बनेगी बी एल इंटू वी, ये भी कांस्टेंट होगी। और अगर ये कांस्टेंट होगी तो सर्किट के अंदर जो करंट आई आएगा, आई को आई नॉट, क्योंकि कैपेसिटर आर है, रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर है, और साथ में ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी तो बैटरी की तरह काम करेगी। तो कांस्टेंट ईएमएफ की बैटरी में जो डीसी बैटरी की तरह काम करेगा, और इसमें करंट जो बनता है आरसी सर्किट में वो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टू बनता है। जो आई नॉट बनता है वो ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस बनता है। अब ईएमएफ कांस्टेंट होगी तो आई नॉट कांस्टेंट होगा, तो आई नॉट को सीधा कैलकुलेट किया जा सकता है। आई नॉट आ जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, यानी कि बी एल वी अपॉन में रेजिस्टेंस, आई नॉट आ गया। तो आई आ जाएगा तुम्हारे पास में, और टाइम कांस्टेंट तो जो होता है वो आर इंटू सी होता है। तो आई को लिख देंगे आई नॉट यानी कि बी एल वी अपॉन में आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। ये करंट आई की वैल्यू है। समझ में आ गई बात। किसी भी टाइम टी पर इतना करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें, क्योंकि ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें बोला गया है कि भाई द फोर्स एफ इज गिवन बाई, तो फोर्स एफ कितना चाहिए। देखो अगर ये करंट आई इसमें फ्लो करेगा, देखो राइट साइड में जाएगा, बी आउट ऑफ द प्लेन है तो वी क्रॉस बी से, वी राइट साइड में फिंगर्स को रखूंगा, बी राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी वी की राइट साइड में रखूंगा, और बी आउट ऑफ द प्लेन उनको कर्व करूंगा फिंगर्स को। तो पॉजिटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी में, वो नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि ये इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इस तरफ नेगेटिव, यानी करंट इसमें इस तरफ फ्लो करेगा। करंट इस तरफ फ्लो करेगा तो फिर से आई एल क्रॉस बी से फोर्स देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो आई की डायरेक्शन में फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को रखकर बी आउट ऑफ द प्लेन लाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो आएगा वो लेफ्ट में आएगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन इस लूप इस वायर के राइट साइड में मूव करने की वजह से हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो उसको अपोज करेगा, यानी कि लेफ्ट में लगेगा, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स एफ लगेगा। तो एफ जो होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एफ विल बी इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आई एल बी। समझ में आ गई क्या बात, क्योंकि आई एल और बी आई सॉरी जो एल और बी हो परपेंडिकुलर है, तो जो फोर्स बनेगा वो आई एल बी बन जाएगा। ये फोर्स एफ आई यानी कि बी एल वी अपॉन में आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, टाइम के साथ ये फंक्शन है आई का, इंटू एल इंटू बी। तो जो फोर्स बनेगा वो फोर्स बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। ये आंसर बनेगा बी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, बाकियों में वन माइनस या फिर वो है ही नहीं। तो वी बी एल बी स्क्वायर वी अपॉन में आर, ये पूरा एक्सप्रेशन करेक्ट है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल प्लेन सर्कल इन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। यहाँ पर था सबसे पहले, ये पार्टिकल सबसे पहले यहाँ पर था और इसको डिस्प्लेस कर दिया गया, तो डिस्प्लेस करते करते वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आया तो इसने बोला कि स्मूथ वर्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट विल लीव द सर्कल एट ए वर्टिकल डिस्टेंस एच, एच डिस्टेंस पर यहाँ पर ही सर्कल को लीव कर देगा। सर्कल को लीव कर देगा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन होता हुआ आ रहा था। समझ में आ गई बात। इस पॉइंट तक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड है, और यहाँ पर जस्ट लीव कराया तो यहाँ पर नॉर्मल एक बार के लिए जस्ट जीरो हुआ होगा पहली बार। एट बी नॉर्मल विल बी जीरो फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो पार्टिकल विल बी इन सर्कुलर मोशन टिल पॉइंट पी,
क्योंकि उसके बाद वो कॉन्टैक्ट लीव कर देगा तो फिर वो सिर्फ ग्रेविटी लगेगा उस पर mg और उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, लेकिन इस पॉइंट तक वो सर्कुलर मोशन करता हुआ रहा था, तो यहाँ तक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लग जाएगी। साथ में नॉर्मल इस जगह पर जीरो हो चुका है। वर्टिकली अगर मैं देखूंगा तो इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, तो mg का अगर मैं बोल दूं ये एंगल थीटा है तो mg का सेंटर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg, ये भी एंगल थीटा होगा mg कोस थीटा। तो सेंटर की तरफ एफ नेट सेंटर इक्वल टू एम इंटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, नेट सेंटर की तरफ फोर्स है एम इंटू जी इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होती है। तो मान लो यहाँ पर स्पीड वी है तो ये वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। समझ में आ गई के बाद अब ये जो वी है उसको कैसे लिख सकते हैं, ए टू बी में एनर्जी कंजर्वेशन ए टू बी में मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ जो एम जी एच है वही हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एम इंटू वी स्क्वायर जो बनेगा वो 2gh के बराबर बनेगा। समझ में आ गई बात, 2gh के बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन में एम जी इंटू साइन थीटा विल बी एम जी इंटू कोस थीटा, ये गलत लिख दिया, एम जी इंटू कोस थीटा। जल्दबाजी में मिस्टेक ना करें क्योंकि आंसर लास्ट में फिर गलत आएगा, आंसर गलत टिक करके आओगे तो मिस्टेक्स होंगे, इसलिए थोड़ा सा आराम से सोचते हुए चलना है। एम जी कोस थीटा विल बी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर को 2gh अपॉन में आर लिख सकता हूँ, तो जी से जी कट जाएगा और एम जी कोस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 2mgh बनेगा ना, तभी मैं सोचूँ यूनिट्स कैसे गड़बड़ा गई, 2mgh, तो यहाँ पर 2mgh रखेंगे तो m से m कट गया और g से g कट गया, कोस थीटा विल बी इक्वल टू 2h अपॉन में r। और इस ट्राइंगल से अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो कोस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से मिलेगी हमें, कोस थीटा r का कोस थीटा कॉम्पोनेंट ये बन जाएगा r माइनस एच, ये कितना बनेगा, ये r में से h माइनस करने पर, तो r का कोस थीटा कॉम्पोनेंट r माइनस एच है, सिंस r कोस थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच, और कोस थीटा 2h बाई आर है तो r टाइम्स 2h बाई आर विल बी इक्वल टू r माइनस एच, आर से आर कट गया, 2h इक्वल टू आर, एच इधर आ जाएगा, 3h इज इक्वल टू r, h विल बी इक्वल टू r बाई 3 एट r बाई 3 फ्रॉम द टॉप सरफेस बिलो, ये कॉन्टैक्ट लीव कर चुका होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये बोला है ए ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग ए string from left to right, the figure below represent the shape of the string at a given instant, at this instant among the following choose the wrong statement, wrong statement बताना है। ट्रेवलिंग वेव है, राइट में मूव कर रही है, वेव राइट में मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज टुवर्ड्स राइट। अब पार्टिकल्स की वेलोसिटीज के हिसाब से उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पॉइंट ए बी सी, इनकी वेलोसिटीज क्या क्या है, किसकी जीरो है। सबसे पहली बात तो एक्सट्रीम पर जो पॉइंट हैं सी पॉइंट, ये अपने अपने एक्सट्रीम्स पर हैं सी और जी, इसकी वेलोसिटी वी जी जीरो होगा और इसको मैं बोलूँ वी सी, ये भी जीरो होगा पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर है, अपने अपने एम्पलीट्यूड पर है। समझ में आएगी बात, एम्पलीट्यूड पर है, समझ में आएगी। इस वजह से ये जो पॉइंट ए होगा और ई होगा ये मीन पोजीशन पर है तो इनकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है। बीच वालों की स्पीड कुछ होगी, वो हमें बतानी है किस तरफ होगी, बस डायरेक्शन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर अपवर्ड किधर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है, पार्टिकल फॉलो द पार्टिकल इन वेव, पार्टिकल फॉलो द पार्टिकल बिहाइंड इट एज द पार्टिकल। ये अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होना तो ये क्वेश्चन मतलब 30 सेकंड्स का है, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि क्या होता है, अगर किसी को नहीं भी पता उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पार्टिकल बिहाइंड इट एज द पार्टिकल, पार्टिकल फॉलोज द पार्टिकल बिहाइंड इट एज द पार्टिकल रिसीव्स एनर्जी, रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टिकल बिहाइंड इट। भाई एक पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट करा, हमने इसको ऑसिलेट करना स्टार्ट करवाया, ये आगे की तरफ इन्फॉर्मेशन भेजा है, तो पहले ये अपने आगे वाले को इन्फॉर्मेशन देगा, वो उससे आगे वाले को, वो उससे आगे वाले को, वो उससे आगे वाले को, उसी को तो फॉलो करेंगे। यानी कि इस पार्टिकल के पास इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे जाना है, किससे जाना है, वो पीछे वाला बताएगा। तो पीछे वाला पार्टिकल अगर ऊपर होगा तो बोलेगा ऊपर आओ, पीछे वाला पार्टिकल, अगर ये पीछे वाला इस पार्टिकल देखो, इसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है तो बोलेगा कि ऊपर की तरफ आओ, तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा फिर। और इसके इस पार्टिकल देखूंगा तो इसका पीछे वाला भी ऊपर है तो ये बोलेगा ऊपर आना है तो ये ऊपर जाएगा। इस पार्टिकल के लिए इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है तो इसको बोलेगा कि नीचे आओ तो ये नीचे जाएगा। तो क्योंकि पीछे से जिस तरफ वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके पीछे से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हर एक पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है।
या फिर तुम्हें मेथड टू जो होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप होता है कि नहीं होता है। तो वेव वेलोसिटी तो मतलब पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी तो यहाँ पर हेयर वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, प्लस एक्स में जा रहा है। अब स्लोप देखना और स्लोप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। जहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा वहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, जहाँ पर स्लोप नेगेटिव वहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव। तो जहाँ पर स्लोप पॉजिटिव वहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, जहाँ पर स्लोप नेगेटिव वहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव। समझ में आ गई की बात? ऐसे कर सकते हैं। साथ में हम जो इस चीज़ को वेव को अच्छे से समझ पाते हैं कि वही समझ आती है उससे कि पीछे वाले पार्टिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पीछे वाले को फॉलो करेंगे, जैसा पीछे वाला पार्टिकल कहेगा वैसी बात होगी। अब वेव अगर राइट में जा रहा है तो पीछे की डायरेक्शन पीछे की तरफ लेफ्ट में होगी, लेफ्ट वाले पीछे होंगे, राइट वाले आगे की तरफ होंगे। तो इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये वेलोसिटी, अब तुम बोलोगे लेफ्ट राइट में, यहाँ पर तो स्लोप ही जीरो है तो इसके लेफ्ट राइट वाले तो खुद एक्सट्रीम पर जाने की कोशिश में है, इस पे वेलोसिटी जीरो। इसके लेफ्ट वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर जाएगा, इसके लेफ्ट वाला पार्टिकल ऊपर है तो ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी ऊपर की तरफ। अब ये वेव जो है अगर मैं आगे इसको प्रोपेगेट करवाता तो ये वेव ऐसे चलती, तो इसका पीछे वाला पार्टिकल नीचे है तो वो नीचे की तरफ जाएगा मैक्सिमम स्पीड से। एफ के लेफ्ट वाला पार्टिकल ऊपर है तो ये वी से ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी। एच के लेफ्ट वाला, एच के जो पीछे है वो नीचे है ये पार्टिकल, तो ये एच नीचे जाएगा वी स्पीड से। सभी पार्टिकल्स के वेलोसिटी पता है अब डायरेक्शन के साथ में। तो अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि पॉइंट डी ई एंड एफ हैव अपवर्ड पॉजिटिव वेलोसिटी। डी ई एफ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, हमसे आंसर क्या चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, लेकिन ये करेक्ट है। इसने बोला कि ये जो डी ई एफ है तीनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोल रहा है ए बी एच हैव डाउनवर्ड वेलोसिटी। ए बी एंड एच, बिल्कुल ए भी नीचे जा रहा है, बी भी नीचे जा रहा है और एच भी नीचे जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड वेलोसिटी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सी जो है बोल रहा है कि पॉइंट सी एंड जी हैव जीरो वेलोसिटी। सी और जी बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जीरो वेलोसिटी होगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी बोल रहा है पॉइंट ए एंड ई हैव मिनिमम वेलोसिटी। ए एंड ई हैव मिनिमम वेलोसिटी, नहीं मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। ए एंड बी हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, ए और ई है वो मेन पोजीशन पर है, तो मेन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है पार्टिकल के एसएचएम में, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 25 मीटर इन 10 सेकंड्स। एक रिवर है, रिवर को क्रॉस करना है बोट को, और बोट मान लो किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, अगर वो क्रॉस कर जा रही है 25 मीटर की विड्थ है, इसकी विड्थ है 25 मीटर और टाइम लग गया उसको कितना 10 सेकंड। तो मैं मान लेता हूँ कि इस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वी वाई कितना होगा, इस डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 25 मीटर और टाइम 10, यानी कितना 2.5 मीटर पर सेकंड, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और ये इतनी ही रहेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब ये नेट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। अब इसने बोला कि पार्टिकल जो बोट है ना वो डाउन स्ट्रीम से एंगल अल्फा पर है, तो मान लेता हूँ कि भाई ये डाउन स्ट्रीम है, इसके साथ में एंगल अल्फा पर ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। कुछ नहीं बोला है, हम नेट वेलोसिटी की बात करेंगे। भाई नेट वेलोसिटी इतनी है तो उसका एक कंपोनेंट वाई में होगा और एक कंपोनेंट एक्स में होगा। मान लो एंगल अल्फा पर है तो इधर की तरफ एक्स में वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एक्स होगा। हम ये बोलेंगे जो अल्फा है वो हमें कैलकुलेट करके बताना, और नेट स्पीड जो बनेगी, समझ में आ रही बात, बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर crosses the river of width 2.5 meter in 10 seconds, the boat heading at an angle alpha with the downstream, then alpha will be equal to, हमसे ये पूछा है। अब इसमें x में जो वेलोसिटी होगी वो तो वो रिवर की वेलोसिटी प्लस इसका जो वी बी आर है विद रेस्पेक्ट टू रोड, उसका कोस अल्फा कंपोनेंट, ये एक्चुअली में ये वी बी आर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वी नेट नहीं है, वी बी आर होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। समझ में आ गई बात? तो एक्स में इस वेलोसिटी से चल रहा होगा नेट, और वाई में जो होगा फिर वाई में क्या बन जाएगा, वी वाई जो बनेगा उस वी वाई को लिखा जा सकता है वी वाई साइन अल्फा। समझ में आ गई बात? वी वाई की वैल्यू में पता है, सॉरी वी वाई जो बनेगा वी बी आर साइन अल्फा बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मीटर पर सेकंड इसकी ये जो वी बी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड है, इस स्पीड से वो बोट जो है वो हेड कर रहा है, मतलब बोट का हेड उस तरफ है एंगल अल्फा पर, तो बोट एंगल अल्फा पर चलना चाहती है, हालांकि उसकी नेट स्पीड कुछ अलग डायरेक्शन में होगी, नेट स्पीड कुछ इधर की तरफ आ जाएगी क्योंकि एक्स में वी आर और ऐड हो जाएगा, तो नेट स्पीड कुछ इस तरफ आ जाएगी। तो हम लिखते हैं, ठीक है ना, ये वी वाई जो बनेगा वी बी आर साइन अल्फा बनेगा, और वी वाई जो दे रखा है हमें, वी वाई हमारा 2.5 है और वी बी आर 5 है इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा तुम्हारा कितना बन जाएगा 1/2, यानी कि अल्फा बन जाएगा 30 डिग्री।
समझ में आ गई के बात। अब 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 30 डिग्री आंसर में नहीं है, और सॉरी ऑप्शंस में नहीं है। तो 30 डिग्री बिल्कुल पॉसिबल आंसर है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं भाई, हो सकता है कि जो बोट चल रहा वो हो सकता है कुछ इस तरफ जा रहा हो, है ना, हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ में चलने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हम तो पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे ना। तो अल्फा जो है एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा है, जो अल्फा हाफ जो होगा वो किस किस एंगल पर होगा, साइन अल्फा अगर हाफ है तो साइन अल्फा हाफ किस किस डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर होगा, साथ में उसके बाद 180 माइनस 30 डिग्री पर भी होगा, 180 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, तो यानी कि ये 150 डिग्री, यानी कि उस समय हो क्या रहा होगा कि बोट कुछ इस तरफ जाना चाह रही है 5 से, और ये एंगल जो तुम्हारा है ये फिर कितना बन जाएगा 150, 60 डिग्री। तो इधर की तरफ देखो, इसका 5 का कोस 60 डिग्री की कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है, 5 1/2 2.5 ही आ रहा है। इसका ये कॉम्पोनेंट इधर होगा, वी आर कुछ इस तरफ होगा, और ये अप द स्ट्रीम जा रही होगी, अप द स्ट्रीम यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ से 90 प्लस 60 डिग्री पर, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये केस बन रहा होगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो ये भी पॉसिबल है, 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों आंसर पॉसिबल थे, इसमें 150 वाला ऑप्शन में अवेलेबल है, तो 150 विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th में बोल रखा है कि ए 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज टेकन फ्रॉम टेम्परेचर टी नोट टू 2 टी नोट। आइडियल गैस है, उसको टेम्परेचर टी नोट से और 2 टी नोट तक लेके गए हैं। बाई द प्रोसेस पी इंटू वी टू द पावर -4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मोनोटोमिक गैस है, मोनो एटोमिक गैस है, तो मोनो एटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, रोटेशन वाला इसमें होगा नहीं, मोनोटोमिक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है इसका, सॉरी 3 है इसका। अब हमसे पूछा गया है कि कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा, सबसे P इंटू वी टू द पावर -4 नहीं, P इंटू टी टू द पावर -4 है, तो सबसे इसको P इंटू वी की पावर x में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, देखो कोई भी पॉलीट्रोपिक जो प्रोसेस होता है, अगर उसको P इंटू वी टू द पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोपेरिक, कैसे भी हो, उसमें x की अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक तो वर्क डन जो बनता है वो एन आर डेल्टा टी अपॉन में 1 माइनस एक्स बनता है, साथ में जो स्पेसिफिक हीट बनता है वो सी वी प्लस आर अपॉन में 1 माइनस एक्स बनता है। जो स्पेसिफिक हीट बनता है वो सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स बनता है। स्पेसिफिक हीट फर्स्ट लॉ से डिराइव कर सकते हैं इसको, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू से कैसे लिख सकते हैं मैं करके बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ठीक है, अगर नहीं भी पता होगा तो तुम्हें ये याद रख लेना, स्पेसिफिक हीट का किसी भी प्रोसेस के लिए तुम ऐसे निकाल सकते हो, अगर पी इंटू वी टू द पावर एक्स में अगर तुम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो। डी क्यू को तुम लिख दोगे एन सी डी टी, डी क्यू में जो एन सी होता है ये मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट। और डी यू को हमेशा ही एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी लिखते हो, लेकिन एफ बाई टू इंटू आर सी वी बनता है हमेशा, तो इसको एन सी वी डी टी लिख देते हो, और प्लस में डी डब्ल्यू पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन जो बन जाएगा वो एन आर डी टी अपॉन में 1 माइनस एक्स बन जाएगा। अब देखो एन से तो एन सब जगह कट गया, और सी डी टी आके डिवाइड हो गया, डी टी से डी टी सारे कट गए, तो सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन में 1 माइनस एक्स। बहुत छोटा सा डेरिवेशन होता है, बट हाँ हेल्पफुल बहुत होता है ये स्पेसिफिक हीट वगैरह डायरेक्ट कैलकुलेट करने में। अभी जो पी इंटू ये जो पी इंटू हमारे पास में यहाँ पर जो पी इंटू टी टू द पावर -4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है, इसको क्या मैं पी इंटू वी टू पावर एक्स में कन्वर्ट करके सीधा स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो इसमें वर्क डन भी पूछा है, स्टेटमेंट 1 और 2 में तो मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी है, 3 और 4 में वर्क डन पूछा है। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन लिखूंगा, वर्क डन के लिए फिर से एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले पी इंटू टी टू द पावर -4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको पी इंटू वी में करते हैं, तो टेम्परेचर टी को पी वी अपॉन में एन आर लिख सकता हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, पी वी को और टी को पी वी अपॉन में एन आर यहाँ पे लिख दूंगा, तो पी टाइम्स टी को पी इंटू वी अपॉन में एन इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन इंटू आर फिर से कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में चले जाएंगे, तो पी इंटू पी टू द पावर -4 इंटू वी टू द पावर -4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बन जाएगा पी इंटू पी टू द पावर -3 वी टू द पावर -4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दोनों तरफ पावर -1/3 कर देंगे, तो पी -3 वी टू द पावर -4 की पावर 1/3, और वो भी -1/3, और इधर कांस्टेंट की पावर तो जो मर्जी कर लो, ये कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन जाएगा बस, और रहेगा कांस्टेंट ही, तो ये p टू द पावर 1 बनेगा ये तो, और ये v टू द पावर माइनस प्लस बन जाएगा, और 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो तुम्हारी प्रोसेस बन जाएगी p इंटू वी टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें अगर मैं कंपेयर करूंगा तो जो x बनेगा तुम्हारा वो 4 बन जाएगा, 4/3 जो तुम्हारा पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट बनेगा। तो वर्क डन तो सीधा तुम लिख दोगे एन आर डेल्टा टी अपॉन में 1 माइनस एक्स, यानी कि एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी कितना है, इसमें 1 मोल है तो एन की वैल्यू तो 1 दे रखी है, एन की वैल्यू तो 1 दे रखी है, क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है 1 मोल। अब उसके बाद में
एन आर डेल्टा टी क्या बन जाएगा, 2 T0 माइनस T0 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में 1 माइनस एक्स यानी कि 4/3। तो 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 बनेगा, तो माइनस का 1/3 में माइनस और 3 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 3 टाइम्स आर टाइम्स और ये T0 माइनस का 3 आर T0, तो वर्क डन आ गया तुम्हारे पास माइनस का 3 आर T0। साथ में जो स्पेसिफिक हीट बनेगा, स्पेसिफिक हीट जो बनेगा C इक्वल टू CV प्लस आर अपॉन में 1 माइनस एक्स। CV कितना होगा, मोनोटोमिक गैस है तो 3/2R बन जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो F/2R होता है, 3/2R प्लस आर अपॉन में 1 माइनस 4/3, तो ये माइनस 1/3 तो माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2R माइनस 3R, ये बन जाएगा माइनस का 3R/2। स्पेसिफिक हीट तो माइनस 3R/2 होगी इसकी इस प्रोसेस में, और वर्क डन होगा माइनस का 3R T0, दोनों नेगेटिव आएंगे, तो माइनस 3R T0 माइनस 3R/2, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और ये वाला, तो 1 और 3 किस में दे रखे हैं, 1 और 3 आर करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 50 kg होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन द 30 डिग्री इंक्लाइन ए एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी। ए वॉल और बी वॉल के बीच में ये तुम्हारा स्फीयर फंसा पड़ा है। कॉन्टैक्ट फोर्स बी पर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, देखो ध्यान से सुनो, बी का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कर्व सरफेस के भी और इस सरफेस दोनों के कॉन्टैक्ट का फोर्स है, दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। अब कर्व सरफेस में तो सरफेस टेंजेंट पे होती है और फ्लैट सरफेस में तो फ्लैट के परपेंडिकुलर ये, तो यानी कि फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर बी पॉइंट पर जो नॉर्मल बनेगा वो एन बी ऐसे लगेगा, और ए पॉइंट पर जो लगेगा वो ए के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन दोनों सेंटर से पास हो रहे होंगे, ये दोनों सेंटर से पास हो रहे होंगे, ये एन ए लग रहा होगा। ध्यान से अगर इसको मैं देखूं, जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ कोई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये 60 डिग्री होगा। अब साथ में इस बॉल पर नीचे की तरफ एक mg फोर्स और लग रहा होगा, तो 3 फोर्सेज हैं, इन तीनों फोर्सेज को अगर मैं दोबारा से डिनोट कर दूं तो एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक इधर की तरफ na लग रहा है जो कि कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर, और एक इधर की तरफ nb लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। अब समीशन एफ एक्स जीरो करूंगा, समीशन एफ एक्स को मैं जीरो करूंगा, तो जो एन का कोस 60 डिग्री कॉम्पोनेंट है, एन ए का कोस 60 डिग्री कॉम्पोनेंट वो एन बी के बराबर होगा, एन ए का इधर वाला कॉम्पोनेंट इसके इधर के फोर्स के बराबर होगा। एक तो ये इक्वेशन बनेगी, साथ में समीशन एफ वाई जीरो करूंगा तो एन ए का जो एन ए का साइन 60 डिग्री कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ है वो किसके बराबर होगा, नीचे वाले एम जी के बराबर। एन ए का वर्टिकल कॉम्पोनेंट एन ए साइन 60 डिग्री एम जी के बराबर होगा, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, तो एन ए कोस 60 डिग्री अपॉन में एन ए साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन में एम जी, ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा कोस 60 डिग्री तो हाफ, और ये बन जाएगा √3/2, और ये बन जाएगा एन बी अपॉन में एम जी, 2 से 2 कट गया 1/√3, तो एन बी भी कितना बन जाएगा, एम जी उधर चला जाएगा डिवाइड बाई √3, एम जी बाई √3, और एम कितना है 50, 50 इंटू 10 500, 500/√3 न्यूटन, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एन बी बन जाएगा, एन बी यानी कि 500/√3, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है कि ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रोड फॉल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी थ्रू द सेंटर। ये जो रोड है ये चार्ज रोड है और ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, समझ में आ गई बात, ये नीचे की तरफ मूव कर रही है वेलोसिटी वी से, तो इसमें करंट आई नीचे की तरफ फ्लो माना जा सकता है। भाई चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा उस तरफ करंट माना जा सकता है। अगर करंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन में आएंगी, ऐसे समझ में, क्लोज लूप बनाएंगी इस वायर के परपेंडिकुलर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है, ऐसा समझ लो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि नीचे की तरफ करंट है तो राइट हैंड जो अपना है उसका थंब को करंट की डायरेक्शन में लिखूंगा, वो करूंगा डिनोट करूंगा, तो इनटू द प्लेन अगर जा रहा होगा, मतलब नीचे की तरफ करंट आ रहा होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएंगी वो इस तरीके से कर्ल होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। अब ये जो रिंग रखी हुई है, ये रिंग इसके खुद के इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आएंगी वो खुद इसके प्लेन में ही आएंगी, सिंस इंड्यूस्ड बी जो होगा विल बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द प्लेन ऑफ रिंग, तो ये जो रिंग तुमने रख रखी है इसके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आएंगी ऐसे, तो उसको क्रॉस तो कर ही नहीं रही ना, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस द रिंग, रिंग को कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेगा, तो जो फ्लक्स रहेगा वो जीरो रहेगा ऑलवेज, वो कभी बदलेगा ही नहीं, तो फ्लक्स जीरो है और ये कांस्टेंट है, चाहे ये मूव कर रहा होगा
लेकिन जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, इस वजह से जो ईएमएफ आएगा d∅dt वो जीरो रहेगा। ये चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी चाहे चले, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन भी करें, कांस्टेंट वेलोसिटी में बोल देंगे भाई करंट कांस्टेंट होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो। ठीक है, फाइनाइट वायर भी होगा तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो उसके प्लेन में आएंगे, और उसके प्लेन में आने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ईएमएफ का इंडक्शन जीरो रहेगा, इंड्यूस जीरो रहेगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोला है पार्टिकल चार्ज Q and mass m is projected with a velocity v naught towards the center region having uniform magnetic field B perpendicular to and into the plane of the paper and from point O as shown in the figure. R is the radius and O is the center of the circular region. If the line OP makes an angle theta with the direction of v naught, ये जो है OP ये v naught की जो डायरेक्शन है ये इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ में एंगल थीटा बनाती है। ठीक है, अब बोलेगा इफ द लाइन OP जो है थीटा एंगल बना रही है v naught के साथ में, देन द वैल्यू ऑफ v naught सो दैट द पार्टिकल पासेस थ्रू O, पार्टिकल O से पास करता है, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा और क्रॉस करके यहाँ पे ऐसे जाएगा। अब हो सकता है परपेंडिकुलर से जाए, घूम करके ऐसे आ रहा हो, समझ में आई बात, लेकिन जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे, और ये एक कोड बनेगा। फिर अगर सर्कुलर पार्ट वही सर्कुलर मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो ऐसे घूम के जाएगा तो एक कोड बनेगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि गलती क्या होती है कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि डायमीटर जरूरी नहीं है, पार्टिकल घूम करके ऐसे जाएगा तो इसमें ये कोड बनेगा बस, दो पॉइंट सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन। ये डायमीटर भी हो सकती है, कोई दूसरी कोड भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दूसरा डायग्राम बना लेते हैं इधर, और इसमें बोल देते हैं कि ये पॉइंट O है तुम्हारा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये पार्टिकल एंटर करा, तो इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा है। ठीक है, हम ऐसा बना देते हैं, इसका पाथ कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन होना है, और फिलहाल ये ऐसे जाएगी, ऐसे दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसा मान लेते हैं। ये कुछ वेलोसिटी वी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करता, तो वी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ये यहाँ पर एंटर करेगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, नहीं चली। अगर इस तरफ वेलोसिटी था तो इस पर वी क्रॉस बी इनटू द प्लेन है, तो वी क्रॉस बी से अगर मैं देखूंगा तो वी को इस डायरेक्शन में, राइट हैंड की फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में, और क्रॉस बी इनटू द प्लेन जो करूँगा, थंब ऊपर की तरफ, यानी फोर्स जो इस पर लगेगा वो इस लाइन पर लगेगा, जो इस पर फोर्स लगेगा वो उस लाइन पर लगेगा, यानी कि इसका सेंटर जो होगा, जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि सेंटर इस लाइन पर आएगा। इस लाइन पर मान लो कहीं यहाँ पर सेंटर है इसका, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं इसका सेंटर C है, तो ये जो है ये इसकी रेडियस बनेगी। ठीक है, और ये भी इसकी रेडियस बनेगी। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं C पॉइंट को ताकि सिमेट्रिक दिख पाए। मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये इसकी रेडियस होगी एक तो, ठीक है, और ये रेडियस होगी ऐसे, ये दोनों इसके सर्कुलर मोशन की रेडियस होंगी, दोनों इसके सर्कुलर मोशन की ये रेडियस होंगी। इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो लाइन होगी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, इसकी कोड बनेगी अब। अच्छा, ये रेडियस R के बराबर है, लेकिन जो बड़े सर्कल का रेडियस है, ये वाली डिस्टेंस बड़े सर्कल का रेडियस है, ये इसकी स्मॉल r इसकी रेडियस है, इसका सेंटर मान लेते हैं सर्कुलर मोशन का, और मैं मान लेता हूँ इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तुमने, ये मान लिया तुमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर। वो इसलिए कि क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये जो एंगल है वो थीटा है, साथ में ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो फोर्स लगेगा पार्टिकल पर, जो फोर्स ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट होगा वो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रही है, तो ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, और ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर ये एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। अब इस छोटे से ट्राइंगल में मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये जो C है इसको इस छोटे से ट्राइंगल में, है ना, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ये तुम्हारी रेडियस स्मॉल r है, देखो ये वाली जो रेडियस स्मॉल r है, और ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक ट्राइंगल हैं, तो ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये r/2 और ये भी r/2। तो इसमें ही देख लेता है, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये अगर r है तो r का कोस थीटा तो बनेगा, r का साइन थीटा r/2 बनेगा। जो रेडियस r बनेगी वो उसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट r/2 के बराबर बनेगा, है ना, बड़े रेडियस के आधे के बराबर। ठीक है, अगर ऐसा है तो r जो बनेगा वो तो mv/qb बनेगा, क्योंकि v जो है परपेंडिकुलर है, तो mv0/qb, ये जो साइन थीटा है वो r के बराबर है, हमसे r/2 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा v0 कितना होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, तो v0 कितना बन जाएगा, बाकी सब चीज़ें नीचे चलेंगी, क्यू भी ऊपर चला जाएगा, तो qb टाइम्स r अपॉन में m 2m इंटू साइन थीटा, सॉरी 2m इंटू साइन थीटा, v0 तो निकालना ही था, तो v0 तो ऊपर ही रह गया, तो 2 साइन ऊपर से तो m साइन थीटा आ जाएगा, तो 2m साइन थीटा ये नीचे बन जाएगा,
और ऊपर की क्यू बी आर अपॉन में 2m साइन थीटा, क्यू बी आर अपॉन में 2m साइन थीटा, बी ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बोला है रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम आर जॉइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू ए शेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की ईएमएफ की शेल ये उसमें है, और बोला गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम इसका तुम्हारा वायर है, जो तुम्हारा मीटर जो बनता है पोटेंशियोमीटर उसका वायर का लेंथ है 5 मीटर, रेजिस्टेंस 5 ओम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो आइडेंटिकल सेल लगा रखी हैं, दोनों की ईएमएफ ई और ई है। तो दो पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बनता है, सबसे पहले बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो अगर पैरेलल में एक आइडेंटिकल सेल होते हैं, है ना, ई और ई, तो ई इक्विवेलेंट भी ई ही रहता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ से ये वाली सेल भी यहाँ पर 0 और ई वोल्ट का ईएमएफ देना चाह रही है, ये भी 0 और ई का, तो कोई दिक्कत नहीं, ई का इक्विवेलेंट भी 0 और ई का ही ईएमएफ का ड्रॉप रहेगा। तो पैरेलल में तो अगर आइडेंटिकल सेल होते हैं तो ईएमएफ सेम ही रहती है, सेम पोलैरिटी में होने की वजह से, तो ई इक्विवेलेंट ई बन जाएगा। ठीक है, अब इसको तो मैं एक बैटरी ई से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको तो मैं एक बैटरी ई से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब ये बोल रखा है कि जो बैलेंस लेंथ है वो 300 सेंटीमीटर है। बैलेंस लेंथ पर क्या होता है कि आई जी 0 रहता है, आई जी 0 रहता है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है और जो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ई है वो बराबर आता है, तभी इसमें करंट नहीं जा पा रहा गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस जो पोटेंशियोमीटर के बैलेंस होने की कंडीशन है कि भाई यहाँ पर 300 सेंटीमीटर पर आ रहा है, यानी कि 300 सेंटीमीटर क्या होगा, 300 सेंटीमीटर होगा 3 मीटर। समझ में आ गई बात? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यहाँ का जो करंट आएगा बैटरी का वो इसी में चला जाएगा, अपना अपना खुद का एक करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जो करंट आई, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो करंट आई इसमें फ्लो करके आएगा वो इसमें जाएगा, पूरा का पूरा आई वो इसमें जाएगा और यहाँ से ऊपर होकर के वापस इधर की तरफ आ जाएगा करंट आई। तो करंट आई जो बनेगा वो क्या होना है, नेट ईएमएफ उससे ऊपर वाले लूप की 10 वोल्ट है, अपन में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम इसका प्लस में 4 ओम सीरीज में प्लस 5 ओम इसका सीरीज में, तो 1 + 4 + 5 यानी कि 10, तो 10/10 यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और डेल्टा वी जो तुम्हारा वायर के अंदर होगा पोटेंशियल का ड्रॉप, वो आई इंटू उसका रेजिस्टेंस आएगा, आई कितना है 1 और उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो डेल्टा वी जो वायर के अंदर ड्रॉप आएगा वो 5 वोल्ट का आएगा। समझ में आ गई बात? इस वायर में 5 ओम में 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई एल जो है वो कितना है 5/L, 5/5 यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर। तो 300 सेंटीमीटर अगर मैं बात करूं तो 300 सेंटीमीटर में जो डेल्टा वी आएगा 300 सेंटीमीटर का यानी कि 3 मीटर का, वो 1 मीटर में 1 वोल्ट आ रहा है, तो 3 × 1 यानी कि 3 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। और यही 3 वोल्ट जो बनेगा वोल्ट, ये ईएमएफ ई के बराबर बनेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि उसके पैरेलल में है, तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप इस ईएमएफ के बराबर होता है। ये ड्रॉप 3 वोल्ट का है, तो 3 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोला कि इन द डायग्राम शोन द शेडेड वैल्यू द शेडेड पुली हैज मास 2m। ये जो शेडेड पुली है ये इसका मास 2m है, इसका मास 2m है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, इस पर 2mg लग रहा होगा। साथ में रस्सी में टेंशन टी मान लेता हूँ, तो मैन को टेंशन टी से खींचा जा रहा होगा, इसको भी ऊपर टेंशन टी से, और यहाँ पर भी ये टेंशन टी है। अब ये बोला गया है कि भाई जो एम पुल्स द पुली अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पुली की जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 इस पे एफ नेट 0, एफ नेट 0 होने के लिए ऊपर की तरफ जो 2t लग रहा है वो नीचे की तरफ लगने वाले 2mg के बराबर होगा, यानी कि टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg। अब वही टेंशन मैन पे लग रही है, यानी कि टेंशन कितना mg फोर्स लग रहा है, इसका मास कितना है मैन का, m मास है, इसकी मान लो एक्सेलरेशन a है। हमसे पूछा गया है ग्राउंड देन देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन मैन एंड ग्राउंड, यहाँ पर फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो टेंशन फोर्स है वही इस पे नेट फोर्स होगा इक्वल। और बोला व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ मैन, मैन की एक्सेलरेशन क्या होगी, मैन के ऊपर F = m में लगा देंगे, तो उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो mg लग रहा है, इक्वल टू उसका मास m इंटू एक्सेलरेशन a, तो m से m कट जाएगा, a = g, g की एक्सेलरेशन के बराबर उसकी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस इंस्टेंट पर ऐसा है कि वो जो खींच रहा है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन फिलहाल a है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि ए प्लेट बेंट एट राइट एंगल्स अलोंग इट्स, प्लेट है राइट एंगल की प्लेट है, मतलब कि ये ऐसी जो प्लेट है ना, ऐसी प्लेट है, ठीक है ना, इस तरीके से है, राइट एंगल पर बेंड करी हुई और उसके ऊपर रख दिया, गोल स्फीयर के ऊपर ऐसे रख दिया। अब इसको अब दो जगह पर कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और फिर बोला है कि हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड सिलेंडर, ये फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं करेगा, तो फिक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा।
रेडियस आर है इसकी, ठीक है। द मिनिमम कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंडर एंड द प्लेट सो दैट द प्लेट डज नॉट स्लिप। देखो मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, यानी कि जहाँ पर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वहाँ पर लिमिटिंग लग रहा होगा। तो म्यू अगर मिनिमम है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो एफ लिमिटिंग लगेगा, है ना। भी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग करके उसको रोक पा रहा होगा। जस्ट होगा ये कि देखो सेंटर के अबाउट, या फिर मैं देखूं कि इस सेंटर के अबाउट इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, देखो इस रोड का सेंटर यहाँ पर है, इस रोड का सेंटर यहाँ पर है, तो इन दोनों का सेंटर मास कहीं यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो टू एम का फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इस पर टॉर्क आ रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट, तो ये घूमेगी ऐसे, तो गिरेगी। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, गिरेगी। तो गिरने के रोकने के लिए भी क्लॉकवाइज गिरना चाह रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। समझ में आ गई बात। इसी पर दिखा देते हैं। मान लो ये ऊपर की तरफ लगेगा, ये एफ यहाँ पर बोल देते हैं, ये .1 है, यहाँ पर .2 बोल देते हैं इसको। तो ये F2 ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये ऐसे फिसलना चाह रही होगी तो ऐसे अंदर दबना चाह रहा होगा ये पॉइंट, तो इस पर नॉर्मल बाहर की तरफ लगेगा। तो नॉर्मल मान लो N2 है और वो बाहर की तरफ लगेगा। नॉर्मल जो लगेगा वो बाहर की तरफ N2 लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स के पॉइंट के परपेंडिकुलर, ये N1 ऊपर लगेगा। और अगर ये ऐसे फिसलना चाहेगी तो ये पॉइंट उधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस पर ऊपर की तरफ लेफ्ट में लगेगा। F1 है वो पूरा लेफ्ट में लग रहा होगा। F1 की वैल्यू जो होगी पूरी पूरी म्यू इंटू N1 लिखी जा सकती है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन, और F2 की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू N2 लिखी जा सकती है क्योंकि ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। साथ में इस पॉइंट पर mg भी लग रहा होगा, साथ में इस पॉइंट पर नीचे mg भी लग रहा होगा, और यहाँ पर भी mg लग रहा होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्योंकि प्लेट का भी मास नहीं दे रखा, बस ये बोला सिमेट्रिक प्लेट है, तो हम इसका भी हिस्से का मास m मान लेते हैं, इस हिस्से का भी मास m मान लेते हैं। टोटल मास टोटल मास जो है ऑफ प्लेट वो m प्लस m 2m है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आधे आधे का m और m मान लिए। अब क्या करेंगे कि भाई इस पे फोर्स बैलेंस करेंगे और टॉर्क बैलेंस, घूमना भी नहीं चाहिए और चलना भी नहीं चाहिए। तो समीशन Fx अगर हम 0 करेंगे तो x डायरेक्शन में राइट में तो N2 लग रहा है और लेफ्ट में लग रहा है F1 जो कि है म्यू इंटू N1। तो यहाँ से एक तो रिलेशन ये निकल के आ गया, N2 आएगा म्यू टाइम्स N1 के बराबर, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। हमारे पास अननोन कितने हैं, हमारे पास अननोन मेनली जो है म्यू N1 एंड और N2, क्योंकि F1 और F2 को तो हमने म्यू N1 म्यू N2 लिख लिया, तो वो एक अननोन नहीं बचे एक तरीके से। समझ में आ गई बात। तो हमें म्यू N1 और N2 निकालना है एक तरीके से, और उसके फॉर्मेट में हमें म्यू फिर मिल जाएगा। एक इक्वेशन आ गई म्यू N1 और N2 में। दूसरी इक्वेशन समीशन एफ वाई निकले, समीशन एफ वाई 0 होगा। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 होने के लिए, जैसे राइट में N2 था, ये F1 के बराबर होगा। एक्स में 2 ही फोर्सेस थे इस पूरे सिस्टम पर, इस प्लेट पर, तो वो बैलेंस्ड होने के लिए N2 को F1 यानी कि म्यू N1 के बराबर होना पड़ा। वाई डायरेक्शन में N1 ऊपर की तरफ और F2 भी ऊपर की तरफ, F2 को म्यू N2 लिख देंगे, तो N1 प्लस F2 इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला mg प्लस mg 2mg। समझ में आ गई बात। तो ऊपर की तरफ लगने वाला N1 प्लस F2, N1 प्लस F2, नीचे की तरफ लगने वाला mg प्लस mg 2mg। तो ऊपर की तरफ N1 को तो N1 ही रख देंगे और F2 को म्यू टाइम्स N2 लिख देंगे, विल बी इक्वल टू 2mg। एक ये इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास में, 2 इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन की और जरूरत है। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे भाई, इस पर टॉर्क 0 होना चाहिए। तो टॉर्क सेंटर के अबाउट लिखेंगे, अगर टॉर्क तो सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो mg का और N1 का 0, N2 का 0, तो ये आएगा F1 का टॉर्क और F2 का टॉर्क और इस वाले mg का टॉर्क। या फिर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दूंगा, घूम तो इस पॉइंट के अबाउट भी नहीं रहा, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूंगा तो ये F1 और F2 के टॉर्क 0 हो जाएंगे। सीधा N1 का आएगा, mg का आएगा और इस N2 का आएगा, साथ में इस mg का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, तो हमने ये मान ये वाला पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट P है, तो टॉर्क अबाउट P 0 रहेगा। टॉर्क अबाउट P 0 किया तो टॉर्क ऑफ F1 आएगा, टॉर्क ऑफ N1 आएगा, टॉर्क ऑफ एक mg आएगा, प्लस टॉर्क ऑफ F2 आएगा, प्लस टॉर्क ऑफ N2 आएगा, प्लस टॉर्क ऑफ mg आएगा। कौन कौन से लाइन से, टॉर्क ऑफ दिस F1, टॉर्क ऑफ दिस N1, टॉर्क ऑफ दिस mg, टॉर्क ऑफ दिस F2, टॉर्क ऑफ दिस N2, टॉर्क ऑफ दिस mg। तो ये वाले mg का टॉर्क, क्योंकि ये वाला mg इससे पास कर रहा है, ये वाला F1 और ये वाला F2 तीनों उससे पास करें तो तीनों टॉर्क बैलेंस्ड होंगे, 0 होंगे। ये वाला 0 होगा और F2 भी 0 होगा और F1 का टॉर्क भी 0 होगा। N1 का टॉर्क अगर मैं देखूंगा तो N1 का टॉर्क, ये मान लो डिस्टेंस L/2 हो, ये भी L/2, ये L और L का मान लेते हैं, ये L/2 और ये भी L/2 डिस्टेंस होगी। तो N1 का तो N1 इंटू L/2 क्लॉकवाइज और mg का एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। तो P के अबाउट ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में लिख देंगे इन दोनों को। तो N1 इंटू ये L/2, तो टॉर्क क्या लिख देंगे इसका, N1 इंटू L/2, mg का माइनस का mg इंटू L/2 और N2 का N2 इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। L/2 से L/2 सारे कट गए, एक इक्वेशन ये आ गई, N1 प्लस N2
विल बी इक्वल टू एम जी। एक ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है। हमें सबसे पहले टारगेट करना है म्यू को, क्योंकि हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या बनेगा देखो, ध्यान से देखना। पहली जो इक्वेशन है n2 की वैल्यू पुट n2 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड 3, है ना। एक ही वेरिएबल में ले आते हैं इनको। ये जो n2 है ना, उसको यहाँ पर भी रख देंगे और n2 को हम यहाँ पर भी रख देंगे। तो पहली इक्वेशन में रखेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, n1 प्लस म्यू n2 की जगह रखेंगे म्यू टाइम्स n2 की जगह म्यू n1, n2 को म्यू n1 रखेंगे तो यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू ये क्या बन रहा है तुम्हारा 2mg। तो ये बन जाएगा n1 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 1 प्लस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा 2mg। साथ में उधर की तरफ थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो n1 प्लस n2 को म्यू इंटू n1 इक्वल टू mg। इन दोनों में से n1 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो n1 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में n1 1 प्लस म्यू, और राइट हैंड साइड में इसका 2mg और इसका mg। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया हमने। अब ये क्या बन जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा, और ये बन जाएगा 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 म्यू। समझ में आ गई बात, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 म्यू। n1 कुछ गलत लिखा है ना अपन ने, ये गलत इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि ये मुझे एकदम से क्लिक करा कि n2 का टॉर्क हमने, n2 का जो टॉर्क है वो mg का टॉर्क की तरह एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस में आएगा। ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा सा, n2 का टॉर्क ये माइनस में है, तो ये n1 माइनस n2 लिखा जाएगा, n1 माइनस n2। तो n1 माइनस n2 की जगह यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये 1 माइनस म्यू रहेगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2 म्यू रखा जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इधर ले आएंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इधर आके प्लस का 2 म्यू बन जाएगा, और उधर की तरफ ये 1 2 माइनस 1 ये 1 बन जाएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर ये 2 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा फिर ये, और ये क्या बन जाएगा, म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब यहाँ से देखो दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो म्यू प्लस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। अब माइनस वाला रूट 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि म्यू अगर मैं लिखूंगा तो रूट 2 माइनस 1 तो फिर भी लिखा जा सकता है, और माइनस रूट 2 माइनस 1 नहीं हो सकता था, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लस 1 लिखेंगे इसको क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, म्यू की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए इस वजह से। ठीक है, तो प्लस वाला फिर चूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 2 लार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d इन वर्टिकल प्लेन आर कनेक्टेड टू बैटरी है, मान लो बैटरी का वोल्टेज v है। इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू v पूछा है। कंडीशन ये, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज e एंड मास m इज रेस्ट बिटवीन द प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज q और मास m का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में रहता है। नीचे की तरफ देखो, इस पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ जो है इस पर QE फोर्स लगना चाहिए। तो एफ नेट 0 होने के लिए QE ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होनी चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फील्ड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो एफ नेट 0 होने के लिए सिंपल सा लॉजिक है भाई, QE मस्ट बी इक्वल टू mg। Q इंटू ई को क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन में डी। इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई डी लिखा जा सकता है, इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आएगा वो पोटेंशियल का ड्रॉप V आएगा, डिवाइड बाई डिस्टेंस d है, तो E को V बाई डी लिखा जा सकता है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, इक्वल टू m इंटू जी के बराबर। तो V बन जाएगा mg_d अपॉन में Q की वैल्यू है E, चार्ज इलेक्ट्रॉन का E बन जाएगा, तो mg_d अपॉन में E विल बी इक्वल टू दी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, mg_d बाई E, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है कि इफ द पार्टिकल if 3 particles each of mass m and radius at the mass m and placed at the 3 corners of equilateral triangle of side A, the force exerted by a system on another particle of mass m placed at the midpoint of the side and at the center of the triangle, क्या होगा देखो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनके तीनों वर्टिसेस पर 3 मासेस रखे गए हैं।
ठीक है, तीनों वर्टिसेस पर 3 मासे रखे गए हैं, तो हम रख देते हैं ऐसे। और उसके अलावा ये तीनों मासेस एम 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 हैं, तीनों के मास एम हैं। अब सेंटर पर तो अगर मैं देखूंगा ना, तो सेंटर पर कोई, यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, तो सेंटर पर कोई भी फोर्स रखोगे तो एफ एट सी अगर मैं लिखूंगा तो एम इंटू जी नेट, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर 0 रहेगी, तो नेट फोर्स सेंटर पर तो 0 रहेगा, इस सेंट्रोइड पर, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, इसकी इधर और इसकी इधर, बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट होगा, बीच वाले पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 रहेगी। तीनों की इक्वल होगी और 120 डिग्री पर होगी, तो 120 डिग्री पर 3 वेक्टर जो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, रिजल्टेंट 0 होगा, क्लोज साइक्लिक ट्रायंगल बनाएंगे। सेंट्रोइड पर जी नेट 0 होगा, तीनों मास इक्वल है, इसलिए जी नेट 0 होगा। मिड पॉइंट ऑफ द साइड यहाँ पर आ जाते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द साइड इसको बी बोल देते हैं। इस बी पर अगर मैं देखूंगा तो देखो, इसकी वजह से फोर्स एफ और इसकी वजह से फोर्स एफ ये कट जाएंगे, समझ में आ गई बात, ये दोनों फोर्सेस कट जाएंगे। जो फोर्स बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से बचेगा, एक वाले पार्टिकल की वजह। ये वाली जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बनेगी, ये डिस्टेंस आर को मैं लिख सकता हूँ, ये अगर साइड ए है और ये एंगल 30 डिग्री बनेगा, तो आर, क्योंकि टोटल एंगल 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये आधा 30 डिग्री बनेगा, तो आर जो बनेगा वो ए कोस 30 डिग्री बन जाएगा, ए कोस 30 डिग्री। तो जो आर बनेगा डिस्टेंस वो ए कोस 30 डिग्री बन जाएगा, और कोस 30 डिग्री √3 अब जो नेट फोर्स होगा बी पर वो एफ, जो कैपिटल एम और कैपिटल एम दो होंगे, ये वाला कैपिटल एम और ये वाला कैपिटल एम, उसके बीच का फोर्स ही पूछा है। तो इन दोनों की वजह से आने वाली ये फोर्सेस कट गए, तो नेट फोर्स यही बच जाएगा। तो नेट फोर्स ये कितना बन जाएगा, जी मास एम अपॉन में डिस्टेंस √3a/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ऊपर, जी एम स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर। तो एक पर जो साइड का सेंटर होगा, साइड के सेंटर पर तो जी एम स्क्वायर बाई 4 GM² बाई 3a स्क्वायर, और ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर जो मास रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स फिर 0 रहेगा। पहले किस पे पूछा है, फर्स्ट में दे रखा है एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मिड पॉइंट ऑफ द साइड का आंसर ये बन जाएगा 4 GM² बाई 3a स्क्वायर, और फिर सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड वाले का आंसर 0, ठीक है ना। ये आंसर जो होगा सेंट्रोइड वाले का 0, और ये वाले का आंसर आ जाएगा 4 GM² बाई 3a स्क्वायर। तो पहले वो लिखा जाएगा, तो 4 GM² बाई 3a स्क्वायर एंड देन 0, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ए में भी वैल्यूज वही है, लेकिन उसमें ए में पहले के लिए 0 दे रखा है, जो कि गलत है, ठीक है ना, उल्टे होंगे आंसर उसके लिए, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट सी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड प्रेशर इज पी। स्पीड ऑफ लाइट सी है, सी को तो तुम देखो स्पीड है, डायमेंशनली जब लिखूंगा ना तो यूनिट्स के हिसाब से मैं वैल्यूज लिख दूंगा, फॉर्मूला लिख दूंगा, उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सारी चीजें डायमेंशनली लिख रहा हूँ, तो देखो स्पीड को तुम लेंथ अपॉन में टाइम लिख सकते हो, और जी एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जी को तुम लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर लेंथ और सेकंड स्क्वायर है टाइम स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बोला कि जो फंडामेंटल यूनिट्स रहनी है, प्रेशर पी, पी को फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स को एम में लिख देंगे, और एरिया क्या बन जाएगा एल स्क्वायर, और एम इंटू ए को क्या लिख देंगे, ए को जी लिख देंगे, एम जी बाई एल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये बन जाएगा प्रेशर। डायमेंशनली हम कुछ भी लिख सकते हैं, इनको बस डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फिर एल आर ए जी, क्या एक्सेलेरेशन को ए से लिखें, जी से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस को एल से लिखें, आर से लिखें, एरिया को लेंथ इंटू विड्थ लिखें या लेंथ स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। डायमेंशनली सब चीज़ें करेक्ट हैं, जब तक कि डायमेंशन गड़बड़ नहीं है तब तक फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डायमेंशनली बताना, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट से हमें वैसे मतलब नहीं है। अब बोला कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट फॉर्मूले जी एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर जैसा बनेगा। इस आर एल स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दो, तो प्रेशर को तुम एम जी अपॉन में आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो जी जो बनेगा वो एफ एम स्क्वायर एफ बाई आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो एफ को भी तो एम में लिख सकते हैं ना, एफ को एम इंटू ए और ए को जी, तो एम इंटू जी इंटू एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और जी को क्या लिख सकते हैं, हमें किसके फॉर्मेट में जाना है, हमें यहाँ से देखो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर को एम जी अपॉन में पी लिख सकते हैं हम। समझ में आ गई बात, तो जी बन जाएगा एम जी इंटू एम स्क्वायर, आर स्क्वायर को एम जी अपॉन में पी, तो एक एम जी से ये एम जी कट गया, ये एम स्क्वायर इंटू पी बन गया। और एम को क्या लिख सकते हैं हम, किसकी यूनिट्स में जाना है हमें जाना है यूनिट्स में प्रेशर, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी जी, और स्पीड ऑफ लाइट सी की यूनिट्स में। तो अब यहाँ से एम स्क्वायर और पी, तो एम को और किस चीज़ में से रिप्लेस किया जा सकता है, एम को रिप्लेस किया जा सकता है आर स्क्वायर को एम इंटू जी अपॉन में पी, और कैपिटल जी है उसको
ग्रेविटी जी, प्रेशर पी। क्या मैं एम को और भी किसी तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ कैपिटल जी की वैल्यू निकालने के लिए? एक सेकंड, ये क्या हुआ? ठीक है, तो हमारे पास ये जी एम स्क्वायर पी बन गया। अब इसमें ध्यान से देखो, कुछ हमें हमें किस किस में जाना है? हमें जाना है जी में, सी में और पी में। जी ग्रेविटी, सी स्पीड ऑफ लाइट और पी प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर तो आ रहा है, लेकिन हमें एम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एम को एलिमिनेट हम यहीं से कर सकते हैं, तो हम यहीं से कर सकते हैं, तो हम तो इसमें फंस जा रहे हैं। तो इसको या तो ऐसे कर लें हम, ठीक है, इसको इस तरीके से ना करें, कैलकुलेशन में गंदी कैलकुलेशन में ना फंसे। हम यहीं पर सीधा सीधे इसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो वैल्यू है एफ, उसको एम जी लिखें और जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करें, तो एम से एम कट जाएगा और ये जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। और फिर यहाँ से इसको रिप्लेस कर लेना कि क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो एम जी बाई पी है, तो यहाँ से एम अपॉन में आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? पी बाई जी। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दें इसको, तो जी इक्वल टू होगा जी इंटू ये पी अपॉन में जी। तो कैपिटल जी क्या बन जाएगा? जी स्क्वायर अपॉन में पी। तो जी और पी में आ जाएगा, कैपिटल जी बन जाएगा जी स्क्वायर पी की पावर -1। और यहाँ पर सी तो आया ही नहीं, तो सी नहीं आया तो जी की डायमेंशन, सी की डायमेंशन 0, जी की पावर 2 और पी की पावर -1, ये उसकी डायमेंशन बन जाएंगी जी पी और सी के अंदर। सी आया नहीं इसके अंदर, है ना, सी की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी सीधे ही जी और पी में ही कन्वर्ट हो गया सीधे के सीधे कैपिटल जी। तो सी की पावर 0, जी की पावर 2, पी की पावर -1, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 5 kg एंड M2 3 kg इफ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक M2 एज शोन इन फिगर विल बी कोएफिशिएंट ऑफ एज शोन इन द फिगर विल बी। तो एक्सेलरेशन पूछा है तुमसे कि कितना कितना होगा ब्लॉक्स का। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल M2 जी के बराबर होगा। तो नॉर्मल फोर्स M2 इंटू जी के बराबर, यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि 30 न्यूटन के बराबर होगा। जो वहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर होगा। म्यू कितना है? 0.5 और एन है 30, यानी कि एफ लिमिटिंग जो बनेगा वो 15 न्यूटन बनेगा। जो M1 वाला ब्लॉक है, M1 पर जो फ्रिक्शन लग सकता है वो एफ लिमिटिंग लग सकता है, और नीचे की तरफ फ्रिक्शन इस पर 0 रहेगा M1 पर। तो इसकी जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो हो सकती है वो जब पूरा का पूरा लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो डिवाइड बाई मास M1, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है इसकी। कितनी? 15 बाई इसका मास है 5, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन। समझ में आएगी बात भाई? क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक सिर्फ फ्रिक्शन से चलेगा, तो नीचे वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकता है। तो अगर कंबाइंड सिस्टम 3 से चल रहा होगा तब तक तो वो साथ चलेंगे। अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन हमने जब चेक करी, अगर वो 3 से ज़्यादा आ गई तो फिर वो साथ साथ नहीं चल पाएंगे। लेट इनिशियली मूविंग टुगेदर, एक ही प्रोसेस होती है इसको हर सवाल को करने की डबल वर्क प्रॉब्लम में। मूविंग टुगेदर में जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगी वो एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाई मास आ जाएगी टोटल। एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन, टोटल मास 5 + 3 8, यानी कि 30/8। और ये तो ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सीधा सीधा पता चल रहा है। 8 4 या 32 आ रहे थे, 4 के आसपास की वैल्यू, 8 3 या 24 से बड़ा है 30। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ग्रेटर है, मतलब कि विल नॉट मूव टुगेदर। अगर दोनों टुगेदर मूव नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा एफ लिमिटिंग, पूरा का पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये 15 न्यूटन लगेगा। फिर दोनों अगर अलग अलग चलेंगे तो ऊपर वाला M2 जो है उसके ऊपर देखो, आगे की तरफ तो 30 न्यूटन लग रहा होगा, पीछे की तरफ 15 न्यूटन लग रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन A2, ऊपर वाला M2 है ना, हाँ, तो A2 कितना बन जाएगा? 30 - 15 बाई उसका मास 3, तो 15/3 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे वाला ब्लॉक तो फिर M1 फ्रिक्शन से ही चल रहा होगा जो कि 15 न्यूटन लग रहा होगा, तो इसका तो एक्सेलरेशन A1 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो 5 A1 3 है और A2 5 है, A1 3 है और A2 5 है। बी ऑप्शन, सॉरी नहीं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 और 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बॉल ऑफ मास M, मास 2M, ये 2M मास की बॉल है, सॉरी ये 2M मास की बॉल है ए, ये रेस्ट है, और अनदर बॉल बी सेम साइज हैविंग मास M, वो मूव करती जा रही है वेलोसिटी v से, कोलाइड विद बॉल A, इफ ड्यूरिंग द कोलिजन इम्पल्स J = mv0 इज इम्पार्टेड टू बॉल A। अगर ये जस्ट बिफोर की सिनेरियो है, जस्ट आफ्टर में इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट आफ्टर में, क्योंकि 2M को इधर की तरफ इम्पल्स मिला होगा 2mv। समझ में आ गई बात? ये 2mv इसको इम्पल्स मिला होगा, तो वो इसकी मान लो वेलोसिटी v' कर देता है। तो ये जो बॉल B था इसको वो इम्पल्स -J यानी कि -mv इधर की तरफ मिला होगा। तो इसके लिए मैं फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है।
तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दूँ, इसका इम्पल्स जो लगा वो माइनस एम वी मिला, इक्वल टू इसका फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस का एम वी। तो माइनस एम से एम वी कट गया, वी वन जीरो, यानी कि इसका इम्पल्स, इसका जो मोमेंटम था, इसका इनिशियल मोमेंटम एम इंटू वी था, इसको माइनस एम वी इम्पल्स मिला, यानी कि इसका पीछे की तरफ मोमेंटम एम वी मिला, तो नेट जीरो हो गया इसका मोमेंटम, तो ये तो जीरो हो गया। और इसकी वेलोसिटी वी टू लिखूंगा, तो इस पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊंगा, तो इसका इम्पल्स एम वी, इसको इसका फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी टू, मास कितना इसका टू एम वी, टू एम इंटू इसकी वेलोसिटी वी टू, इसका फाइनल मोमेंटम इनिशियल माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो था, तो एम से एम कट जाएगा और वी टू बन जाएगा वी बाई टू। समझ में आ गई क्या बात? जो इसका मोमेंटम बनेगा वी टू, वो कितना बन जाएगा, वी बाई टू। ठीक है, तो सॉरी स्पीड वी बाई टू बन गई। अब बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो सिर्फ v है, और आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो v बाई टू है, क्योंकि कोलिजन से पहले ये नहीं चल रहा था, तो ये जिस स्पीड से पास आ रहा था वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। कोलिजन के बाद में ये नहीं चल रहा था, जिस स्पीड से ये जाएगा वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बन जाएगी, जो कि v बाई टू है। तो e जो बनने जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ई बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो v बाई टू है, और ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v था, तो ये कट जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि 4 सोर्सेज ऑफ साउंड ईच ऑफ साउंड लेवल 10। साउंड लेवल जो बनता है, साउंड लेवल जो बीटा जिसको हम बोलते हैं, बीटा साउंड लेवल, वो तुम्हें 10 dB दे रखा है। बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो 10 log बेस में 10 और आई बाई आई नोट बेस इंटेंसिटी, और आई उसकी इंटेंसिटी कितनी है फिलहाल साउंड की, उसके हिसाब से उसकी आई नोट के रेस्पेक्ट में जितनी इंटेंसिटी होगी उतना उसका डेसिबल में साउंड मेजर करा जाता है। ठीक है, अब बोला कि 4 सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ साउंड इंटेंसिटी, एक की वजह से, वन सोर्स की वजह से, इस एक सोर्स की वजह से इतना लाउडनेस आता है इंटेंसिटी आई आने की वजह से। ठीक है, अब बोला तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेवल, 4 सोर्स बजाएंगे आर साउंडेड टुगेदर, चारों को एक साथ बजाया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेवल विल बी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी जो लेवल होता है वो ऑलरेडी जो होता है, ये साउंड लेवल की बात चल रही होती है। जब इंटेंसिटी की बात चल रही है तो इंटेंसिटी वॉट पर मीटर का, लेकिन इंटेंसिटी लेवल अगर पूछा जाए कि इंटेंसिटी का लेवल क्या है, तो वो लेवल साउंड लेवल को ही बोला जाता है, लाउडनेस ही होता है। इंटेंसिटी लेवल लाउडनेस को ही दूसरा नाम होता है। तो फिलहाल जब 4 इंटेंसिटी, मान लो यहाँ पर इंटेंसिटी आई है, तो सबसे पहले साउंड की इंटेंसिटी आई निकाल लेता हूँ, एक सोर्स की इंटेंसिटी आई कितनी होगी, तो यहाँ से 10 से ये 10 कट जाएगा और ये 1 बन जाएगा, तो लॉग ये आई बाई आई नॉट बेस 10 इक्वल टू 1। ये लॉग की वैल्यू 1 कब होती है, जब दोनों जगह वैल्यू बराबर होती है, ये 10 है तो ये भी 10 हो, या फिर मैं 10 को इधर भेज दूँ 10 की पावर 1, तो आई बाई आई नॉट विल बी 10 टू द पावर 1, तो आई विल बी इक्वल टू 10 आई नॉट। ये है इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स। तो 4 सच सोर्सेज साउंडेड टुगेदर, और इनकी इंटरफेरेंस के बारे में कुछ बोल नहीं रखा कि इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है। समझ में आ रही बात? इंटरफेरेंस के बारे में हमें कुछ बता नहीं रखा कि इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या है, या फिर उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो हम जो इंटेंसिटी मानेंगे, हम ये मानेंगे भाई एक तरीके से इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे, कंसिडरिंग इनकोहेरेंट सोर्सेज, और इंटेंसिटी जो बनती है वो इनकोहेरेंट सोर्सेज में I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जितनी इंटेंसिटीज हैं वो सीधे सीधे ऐड होती हैं, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस तो होता नहीं है, और कोहेरेंस है ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। तो हम इनकोहेरेंट सोर्सेज मान करके सीधी इंटेंसिटी को ऐड कर सकते हैं, बस ये एक चार हमारे पास, तो टोटल इंटेंसिटी 4I बन जाएगी, जो कि 40I नॉट बन जाएगी। तो अभी जो नया लाउडनेस बनेगा बीटा, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल पूछा है ना नया, तो नया लाउडनेस, तो ये 10 log बेस 10, और ये आई बाई आई नोट में ये जो आई बनेगा फिलहाल वो 40I नोट बन जाएगा, तो 10 log बेस 10 और ये 40I नोट अपॉन में आई नोट। समझ में आ गई बात? तो ये बीटा डैश कितना बन जाएगा, 10 log बेस 10 और ये बन जाएगा 40। तो इसको लिख देंगे 10 और 40 को लिख देंगे 4 इंटू 10, तो log 4 प्लस log 10, और log 10 तो बन जाएगा 1, और ये log 4 कितना बन जाएगा, log 4 में log 2 की वैल्यू 0.3 दे रखी है, तो 2 टाइम्स log 2 बन जाएगा इसको, ये 2 टाइम्स 0.3 1 0.6, तो बीटा डैश बन जाएगा बाहर तो 10 और अंदर की तरफ ये 0.6 प्लस 1 यानी कि 1.6, तो 10 इंटू 1.6 ये फिर कितना बन जाएगा 16, ये डेसिबल, ये लाउडनेस आएगा, तो 16 आंसर होगा। ठीक है, 16 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में बोल रखा है कि द बोर
मॉडल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, लिथियम है Li++ डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन बोल रखा है, जेड की वैल्यू 3 दे रखी है। तो जेड की वैल्यू 3 है और इसका बोल रखा है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एन की वैल्यू की 1 होगी, तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसकी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो -13.6 इंटू 9, ये कितना बन जाएगा, 9 6 या 54, 5 9 3 या 27, 27 + 3 30 और 2 32, 2 3 इधर बच गया रिमाइंडर, 9 1 9 और 3 12, तो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी टू आयनाइज, टोटल एनर्जी इसको इन्फिनिटी भेजने के इन्फिनिटी टोटल एनर्जी 0 हो जाती है, तो E + E आयनाइजेशन की एनर्जी वो टोटल 0 हो जाएगी। तो E आयनाइजेशन, ये माइनस का 30.6 है, तो E आयनाइजेशन की जो एनर्जी है वो प्लस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 122.4, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट रेस्ट, प्लेन मिरर है, रेस्ट पर है और इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो ये तो रेस्ट में है इंसिडेंट रे, और इनिशियली मिरर भी रेस्ट में दे रखा है। फिर बाद में बोला गया है कि द मिरर स्टार्ट टर्निंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मिरर घूमता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो ये स्पीड 2 ओमेगा से घूमती है रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गई बात। तो अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 2 अल्फा बनेगा। तो अगर ये एंगल थीटा घूमती है तो ये उतने टाइम में 2 थीटा एंगल घूमती है। तो एंगल रोटेटेड पहले बोल देते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 2 अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिरर का दे रखा है। तो द रिफ्लेक्टेड रे एट द एंड ऑफ 1/4 सेकंड मस्ट हैव टर्न थ्रू। तो लेट एंगल रोटेटेड बाई मिरर जो है वो थीटा है, तो थीटा क्या बन जाएगा, ω0t + हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का मोशन, तो ω0 थीटा हाफ इंटू अल्फा कितना दे रखा है 2 पाई, एंगुलर एक्सेलरेशन 2 पाई और टाइम है 1/4 इसका स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया और ये π/16, 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो थीटा ये π/14 रेडियन, इतना एंगल वो घूम गया मिरर का। तो एंगल रोटेटेड बाई रे वो 2 थीटा होगा, यानी 2 थीटा होगा तो 2 टाइम्स π/16 यानी कि π/8। π/8 को अगर मैं आंसर डिग्री में पूछा होगा तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 8, तो 180 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 2 जा 16, 2 बच जाएगा 220, 8 2 जा 16 फिर से क्योंकि 4 बच गया रिमाइंडर, अब पॉइंट लगा कर 0, 8 5 जा 40, 22.5 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा डिग्री के अंदर 22.5 और यही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का 25 बोला कि कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड इन ए इवैक्यूएटेड चैम्बर, एक कॉपर का स्फीयर है ना, ये चैम्बर है, इसका खुद का टेम्परेचर कितना है, मेंटेन्ड एट, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो है 300 केल्विन और द स्फीयर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर 900 केल्विन, खुद का 900 केल्विन है। तो इसमें जो dQ/dt रेडिएशन का होगा, रेडिएट कितनी एनर्जी कर रहा होगा, सिग्मा E A T⁴ - Ts⁴ इतना करता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा सिग्मा E A यानी कि 900⁴ - 300⁴। अब बोल रखा है कि बाई हीटिंग इलेक्ट्रिकली, इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है तो इसको एनर्जी पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर दी जाती है, और जो पावर तुम्हें दी जाती है वो बोला एट ए टोटल ऑफ 300 वोट इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड टू डू दिस, ये 300 वोट चाहिए। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी रिसीव्ड, पावर रिसीव्ड, एक तरीके से पावर जो रिसीव होगा और पावर रेडिएटेड बराबर होंगे, पावर रिसीव्ड बराबर पावर रेडिएटेड, यानी कि जो पावर रेडिएटेड है सिग्मा E A 900⁴ - 300⁴ वो किसके बराबर होगा, 300 वोट के बराबर। एक इक्वेशन बन गई है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर 900 केल्विन कॉन्स्टेंट रहता है। दूसरा क्या बोल रखा है कि इफ व्हेन हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ कॉपर स्फीयर इज कंप्लीटली ब्लैकेंड, इस स्फीयर की आधी सरफेस को क्या कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया। आधी सरफेस को अगर ब्लैक कर दिया गया तो ब्लैक होने की वजह से क्या होगा, उधर की एमिसिविटी क्या हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, उधर की एमिसिविटी 1 बन जाएगी। तो इधर की आधे की एमिसिविटी 1 बन जाएगी और आधे की ई ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिसिविटी होती है वो 1 बन जाती है। ब्लैक बॉडी आधे एरिया की जो एमिसिविटी होगी वो 1 बन जाएगी, आधे की ई ही रहेगी।
टेम्परेचर वगैरह क्या बोल रखा है, सरफेस ऑफ कॉपर स्फीयर इज कंप्लीटली ब्लैक एंड 600 वॉट नीडेड टू मेंटेन द सेम टेम्परेचर ऑफ स्फीयर, सेम टेम्परेचर 900 केल्विन को सेम सराउंडिंग में मेंटेन करने के लिए इस बार जो पावर चाहिए पी डैश, वो पी डैश इस बार चाहिए कितना 600, ऐसा दे रखा है 600 वोट पावर हमें चाहिए होगा। तो इस बार भी कांस्टेंट टेम्परेचर है इसका, जितनी ये टैप जॉब करेगा उतनी रेडिएट करेगा, लेकिन अब की बार क्या होगा कि आधे एरिया से तो एमिसिविटी ई की वजह से रेडिएट करेगा और आधे एरिया में ई की वैल्यू 1 की वजह से रेडिएट करेगा। तो ये जो रेडिएशन है डी क्यू बाई डी टी रेडिएटेड, वो आधे एरिया में यानी कि सिग्मा ई ए बाई 2 उतने एरिया में तो ये बनेगा एमिसिविटी ई की वजह से, जो कि बन जाएगा 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, प्लस में बाकी आधे एरिया में ई की वैल्यू है 1, क्योंकि आधा ब्लैक बॉडी बन चुका है, तो वो 1 इंटू ए बाई 2 और ई टू 900 की पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, ये बन जाएगा। तो जो टोटल लिक्विडिटी है वो पावर रिसीव्ड के बराबर यानी कि ये 600 वोट के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगा सिग्मा ई ए बाई 2 और 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 प्लस सिग्मा ए बाई 2 और ये 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 और ये 600 वोट है। हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई ध्यान से ये बताओ कि जो एमिसिविटी है स्फीयर की, एमिसिविटी हो तो कॉपर है वो कितनी होगी, तो ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन आई, ई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, क्योंकि मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉमन आएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉमन आके कट जाएगी। तो उसको डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा ई ए और ये 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 300 दे रखा है। अब देखो ये वाली चीज़ कॉमन आकर के कट जाएगी, सभी जगह पर सेम है, ये वाली चीज़ कॉमन आकर कट जाएगी। सिग्मा और एरिया भी कॉमन आकर कट जाएगा, सिग्मा और एरिया भी कॉमन आकर के कट जाएगा, ये ई नहीं है सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा और एरिया भी कॉमन आकर कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा यहाँ पर ई बाई 2 प्लस यहाँ पर ये 1 बाई 2 अपॉन में ये ई और इधर बन जाएगा 2 बाई 1। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा ई प्लस 1 बाई 2 ई और इक्वल टू 2 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ई। तो इधर से ई इधर जाएगा 1, तो ई इक्वल टू 1 बाई 3 बन जाएगा। समझ में आ गई बात, ई क्या बन जाएगा 1 बाई 3, ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आएगा 0.33, ठीक है 0.33 यही दे रखा है। तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि एमिसिविटी की वजह से रेडिएशन कैसे बदल सकता है। तो आधे स्फीयर को ब्लैक कराए तो आधे स्फीयर की एमिसिविटी बदलनी, आधे स्फीयर में रेडिएशन का रेट बदल जाएगा, आधे में अभी भी उतना ही है, तो टोटल रेट ऑफ रेडिएशन हमें दोनों का अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम और भी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, जो बाकी के 3 लेक्चर हमारे बचे हुए उन तीनों लेक्चर्स में हम ऐसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे अपने एग्जाम को फाइट करने के लिए, ठीक है। तो बाकी अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो यार और बेस्ट ऑफ लक है। मैं अभी तो बस यही टाइम है डेली तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलने का, तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो और एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर तुम्हारी मेहनत बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो ना। और लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत से बच्चे डिमोटिवेट होकर के ये सोच रहे थे मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूंगा, 12th के साथ कर रहा हूँ, मेरे को एक बार मौका और मिलेगा मैं उसमें करूंगा, फिर अप्रैल के अटेम्प्ट में मैं पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी जितना कर पाओ ना उतना मैक्सिमम करने की कोशिश करो, जो नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो रिजल्ट तुम्हारा इंप्रूव होगा ही होगा, ठीक है। बाकी यार तुम्हें अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, जहाँ पे तुम्हारे PDF मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। सोशल मीडिया तो अगर चलाते हो तो फॉलो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना ही है। और टेलीग्राम पे अपना जो माफिया डाउट ग्रुप है इसको ज्वाइन करने के लिए या तो तुम QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये PDF जो तुम्हें मिलेगी उस PDF में अगर तुम इस QR कोड पे क्लिक करोगे तो भी तुम्हें लिंक मिल जाएगी, और ठीक है जो भी है डाउट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बच्चे मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और अपने जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट जो भी डाउट होते हैं मुझसे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट जो टेस्ट नंबर 3 होगा उसकी PDF तुम्हें मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देना, ठीक है। टेलीग्राम पर तुम्हें नेक्स्ट उसकी PDF आज ही मिल जाएगी और उसको हम कल फिर से डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे, और उसके आंसर की तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।